मुझे पता है कि बिटसेट 2026 के सेकंड अटेम्प्ट को लेकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। 2 साल की जो तुम्हारी यहाँ पे जेई की जर्नी थी, कहीं ना कहीं जेई मेंस तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में कम परसेंटाइल बने। उसके बाद बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी अच्छा स्कोर नहीं बन पाया और तुमने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। ठीक है, यहाँ पे जितना टाइम तुम्हें मिला फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में, उसमें तुमने एफर्ट्स डाले। फिर भी मन में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि क्या ये 10 दिन के बाद जो है मैं एक अच्छा स्कोर निकाल भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो देखो, ये जो मन में तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो 10 दिन है, इसको अगर तुमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा ये जो कट ऑफ है ये क्लियर हो जाएगा। तो कट ऑफ से मेरा क्या मतलब है कि कम से कम कोई ब्रांच तुम्हें किसी बिट्स पिलानी के कैंपस में मिल जाएगी। और ये जो आखिरी के 10 दिन है ना, यहीं पे कई सारे स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। बस तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं छोड़नी है, और जो एंटायर प्रिपरेशन का टाइम है उनसे काफी इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट 10 दिन। अब सबसे पहली चीज जो कि तुम्हें यहाँ पे करनी है वो ये है कि कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। खुद से उम्मीदें बांधना ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दिया, अगर मैं कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पाया था, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में कैसे लाऊंगा। ये सब नेगेटिविटी वाले जो सवाल है ये अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे नहीं आने चाहिए। देखो, तुमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है और डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले तुम एक बेटर स्टेज पे आज खड़े हो। और 3 चीजें जो है यहाँ पे याद रखना कि तुम्हारे से बेहतर तुम्हारा पोटेंशियल कोई भी नहीं जानता। तुम्हें किसी की तरफ से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं लगातार कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, कई स्टूडेंट्स लिखते हैं भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 135 स्कोर था, अब क्या जो है मैं यहाँ पे 270 280 ले आऊंगा। देखो भाई, तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम जानते हो। क्या तुमने 135 आने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज किया? क्या तुम वही पहले दिन से लग गए थे जिस दिन तुम्हारा यहाँ पे बिटसेट के अंदर वो स्कोर बना था? अगर ये चीज तुमने करी है तो डेफिनेटली 270 भी ला सकते हो। दूसरी चीज, प्रीवियस परफॉर्मेंस तुम्हारे फ्यूचर आउटकम्स को यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करते। पिछले साल भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं बना था, बट सेकंड अटेम्प्ट में जो स्कोर उन्होंने निकाला उस पे उन्हें बिट्स पिलाने के अंदर एक अच्छी ब्रांच मिल गई। तो ये चीज तुम भी कर सकते हो। तीसरी चीज, देखो, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, कोई भी चीज इनफ नहीं होती है। लगातार स्टूडेंट्स लिखते हैं कमेंट्स में कि भैया ये कर लूं ये कर लूं। अरे भाई, तुम्हारे पास टाइम है तो और एक्स्ट्रा कर लो ना, उतना ही करके खुश हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे साथ लाखों एस्पिरेंट्स जो है बैठने वाले हैं, तो भाई उन लाखों को अगर हराना चाहते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन आखिरी दम तक जो है यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन तुम पेपर देने जा रहे हो, बस उससे पहले ही जो है थोड़ा सा तुम रिलैक्स होके जा सकते हो। बाकी दिन तो यार कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखो। और ओवर थिंकिंग अब तुम्हें बिल्कुल जो है स्टॉप कर देनी है, नहीं तो पता चला ये 10 दिन में से आधा टाइम तो तुम जो है ओवर थिंकिंग में ही गवा दे रहे हो। और अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़ो। जो कंसिस्टेंसी अभी चल रही है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लो। एंड एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 में अब बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तुम्हें इस बार जो है एक्सपोजर मिल गया है पेपर का, कि पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहती है, किस तरीके से तुम्हें चीजों को और बेटर तरीके से हैंडल करना है। दूसरी चीज, अभी तक मेरे हिसाब से तुम अपनी गलतियों पे ऑलरेडी वर्क कर चुके होंगे। तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चीजें वीक थी, क्या चीज मैं छोड़ के गया था, क्या मैंने मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिए थे। हर एक उस फैक्टर पे शायद तुमने यहाँ पे वर्क किया होगा और अब तुम ज्यादा यहाँ पे तैयार हो बिटसेट क्रैक करने के लिए। तो ये चीजें तुम्हें अब नहीं भूलनी है। एंड देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लास्ट में मैं अपने डिलीटेड चैप्टर्स अच्छे तरीके से देख लूं, या फिर कुछ पोर्शन है जो कि वीक रह गया है, तुम्हारा सिलेबस जो है कम लेवल पे 40-50% है और उसको बूस्ट करते हुए कम से कम तुम्हें 70% के ऊपर तो खींचना पड़ेगा, या फिर 80% तक, तो ये चीज तुम प्रॉपर तरीके से 10 दिन में कर सकते हो। बस तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और इसलिए जो है हमने यहाँ पे तुम्हारे लिए बिटसेट का क्रैश कोर्स भी रखा है, जिसके थ्रू काफी सारे स्टूडेंट्स सेकंड अटेम्प्ट के लिए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी उनके पोर्शन छूट गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, उनको वो फोकस करते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये भी तुम्हारे लिए लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एनरोल करने के लिए तुम इस वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। और आज के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड रखा गया है विच इज बिट्स फाइनल, जिसके थ्रू कोर्स तुम्हें केवल 2999 का देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है मुझे जो है क्विकली चीजों को रिवाइज करना है, देन यू कैन चेक रैपिड रिवीजन कोर्स ऑल्सो, है ना। इसके लिए जो है अलग से स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है जिससे कि तुम्हें 1799 में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो क्रैश कोर्स में तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेस मिल जाते हैं, लाइक 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में सिर्फ 3 मॉक टेस्ट है। तो बेटर तुम्हारे लिए इस टाइम पे
से क्रैश कोर्स ज़्यादा साबित हो सकता है, और कोर्स प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिफरेंस नहीं है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बेटर है, यू कैन चेक आउट। अब यहाँ पे एक चीज जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर से थोड़े से और प्रैक्टिस के लिए कराए, और उसमें अगर जहां भी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स हो तो वो भी आप लेके आए। तो अगर आप चाहते हो इस पे वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 300+ लाइक्स का अगर टारगेट पूरा होता है तो डेफिनेटली ये वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो कि तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नेक्स्ट तुम्हारे पास 10 से 12 दिन बचे, कम से कम 13 से 14 घंटे अगर रोज के निकालते हो तो एक अच्छा खासा टाइम तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें तुम अपने उन चीजों पे वर्क कर सकते हो जो कि बिटसैट में तुम्हें एक अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकता है। तो टोटल अगर लेट्स से कि मैं बात करूं कि तुमने 160 आवर्स किसी तरीके से यहाँ पे जुटा लिए, तो उसमें से 90 आवर्स तुम्हें पीसीएम को डेडिकेट करना पड़ेगा। 15 आवर्स कम से कम जो है एलआर एंड इंग्लिश के लिए रखो, क्योंकि ये जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन एक चीज समझो, लेट्स से तुम्हें कट ऑफ क्लियर करने के लिए अभी 220 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना। एक मान लिया कि मिनिमम इतना अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारी बिट्स पिलानी में सीट कंफर्म है। तो भाई इसमें से तुम्हारा 1/3 काम कौन कर सकता है? सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश ही कर देगा। तो भाई ये सेक्शन बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे लिए यहाँ पे 75 to 80 लाना मुश्किल रहता है, उतना मुश्किल नहीं है एलआर एंड इंग्लिश में लाना। काफी सारे स्टूडेंट्स लाते हैं, और जबकि वेटेज तीनों सेम कैरी करते हैं। तो फिर मारो ना एफर्ट्स, एलआर एंड इंग्लिश को जो है अच्छे तरीके से करो। फिर 90 आवर्स तुमने पीसीएम को डेडिकेट कर दिया, और 55 आवर्स तुम जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट को डेडिकेट करो। स्टूडेंट्स ये चीज को हल्के में लेते, सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में अब ज्यादा फोकस नहीं करते, हम तो रिवीजन पे फोकस करेंगे। भैया मॉक टेस्ट भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनके स्कोर कम रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। अब पीसीएम में तुम्हें क्या करना रहेगा? पीसीएम में रिवीजन ही तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम पे करना है। जो चीजें तुमने करी है उसी को और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करो। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन या फिर जो है सिलेबस काफी कम है, तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे 70 to 80% तक पुश करना पड़ेगा। ये चीज समझो, है ना, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मूलेस रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? तो इसके लिए जो है दो चीजें, एक तो डायरेक्टली जो है फॉर्मूलेस मेमोराइज कर लो, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी किया था, तो फिर हुआ क्यों नहीं सिलेक्शन? क्योंकि आपको उसका एप्लीकेशन क्लियर नहीं हो पाया था कि फॉर्मूलेस को क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे। तो इस बार थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए चलो, जो भी फॉर्मूलेस तुमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड थोड़े सॉल्व्ड एग्जांपल्स लास्ट में देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो है प्रॉब्लम्स थोड़े से सॉल्व कर लो, और फॉर्मूला रिवीजन के लिए तो अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको ज्यादा अच्छे से तुम यूज कर सकते हो, ताकि फटाफट जो है फॉर्मूलेस यहाँ पे देखते हो चलो, और क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें और अच्छे से जो है यहाँ पे फॉर्मूलेस रिवाइज हो जाएंगे। तो फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले से जरूर से अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी तुम देख चुके हो। और एक और चीज, 11th और क्लास 12 का लगभग वेटेज हमें जो है सेम देखने को मिलता है। तो ये नहीं कि 11th का पोर्शन छोड़ के चले जाओ या फिर 12th पे कम फोकस करो, बराबर तरीके से जो है तुम्हें यहाँ पे फोकस करना रहेगा। एंड एससीवी ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के तुम क्वेश्चंस देख सकते हो, वर्कड आउट एग्जांपल्स लास्ट में कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर सकते हो। इससे तुम्हारा अच्छे तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स रहते तो फटाफट लास्ट में तुम ये कर सकते हो। केमिस्ट्री में जितने भी यहाँ पे फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको क्विकली रिवाइज कर लो। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रिएजेंट टेस्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको अच्छे से देख लो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ट्रेंड एक्सेप्शन स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से रिवाइज कर लो। स्पेशल फोकस थोड़ा सा डिलीटेड चैप्टर्स पे भी रखना, अगर तुमने उन्हें पहले नहीं पढ़ा है। तुम सोचोगे मैं डिलीटेड पोर्शन छोड़ के चले जाऊं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें 15 to 20% वेटेज जो है देखने को मिला है सभी सब्जेक्ट्स का मिला के, है ना। फिजिक्स और मैथ्स के अंदर भी काफी सारा जो है तुम्हारा डिलीटेड पोर्शन था, तो भाई इसको तुम जो है नहीं छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है दैट इज स्लाइटली हायर देन इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमें थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखने को मिला था। फिर भी मैं यही कहूंगा कि इग्नोर कुछ भी मत करके जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये है ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फोकस रख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट में बस इसी पे अच्छे तरीके से फोकस कर लो। फाइनली बात करें मैथ्स की, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है और ज्यादातर वैल्यूज तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे याद रहनी चाहिए, लाइक साइन 18 डिग्री हो गया, साइन 15 डिग्री हो गया, 10 15 डिग्री हो गया, डोमेन रेंज फंक्शंस की हो गई, क्योंकि भाई डायरेक्टली इनका यूज होता है। तो इसलिए ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे सेट
रहनी चाहिए। मेजर वेटेज पोर्शंस हमारे कैलकुलस, अलजेब्रा और यहाँ पे कोनिक्स रहते हैं, तो अच्छे से जो है उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेस देख के जाओ। रेफर टू आर.डी. शर्मा सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्योंकि देखो बेसिक वाले जो क्वेश्चंस है बहुत इजीली तुम इसके थ्रू कर सकते हो। 30 to 40% तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि मैथ्स कितना ज्यादा जो है इजी आता है। तो भाई ये क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पे गलत नहीं होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थोड़े और कॉम्पिटिटिव लेवल के हो जाएंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स आई वुड से कि अरिहंत के भी जो है तुम थोड़े से लेवल 1 या फिर जो भी अगर सिंगेज की पढ़ी हो तो लेवल 1 के थोड़े इलस्ट्रेशंस देख लिए, तो इससे भाई तुम्हारा मैथ्स भी जो है लास्ट टाइम पे एक अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एंड देखो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एलआर इन इंग्लिश पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना और मॉक टेस्ट तुम्हें प्रॉपर तरीके से देना है। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि लास्ट में इनके लिए जो है कौन से रिसोर्सेस यूज करें, तो उसके लिए भी तुम्हें जो है प्रॉपर कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे एलआर इन इंग्लिश का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट तुम्हें जो है सेट ऑफ 20 यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब अब जो है तुम दो मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हो। तो जिनकी प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी हो गई है, सिलेबस को वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। कोई भी अगर कोर्स रिलेटेड क्वेरी है यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब देखो यहाँ पे जो है अगर तुम एम करते हो चलोगे कि कम से कम भाई 300 नंबर का मैं अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर लूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम में से कई स्टूडेंट्स एक अच्छा बेटर एम जो है लेते हुए चल रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम तुम्हें 110 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब तुम्हारा 300 का स्कोर आ सकता है। और जो कि कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, तो कट ऑफ के लिए जैसे कि अपन मानते हुए चले कि 220 से 230 के बीच में, तो इसके लिए तुम्हारे यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम्हें कितने रखने पड़ेंगे, इसके लिए भी कम से कम जो है 90 के आसपास तो तुम अटेम्प्ट करते हुए ही चलो। तो डिपेंडिंग कि तुम किस रेंज के अंदर जो है निकालना चाहते हो, उस हिसाब से अपने दिमाग में अटेम्प्ट्स कम से कम लेते हो चलो कि भाई मुझे इससे ज्यादा ही करने पड़ेंगे, अगर इससे कम करके आ रहा हूं तो मैं वैसे भी जो है कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर तुम इतने क्वेश्चंस का टारगेट लेते हुए चल रहे हो तो 1 मिनट 38 सेकंड्स तुम्हें लगभग हर क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। और जब क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे तो और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन तुम अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से जो है कर सकते हो। अब इसमें से एक चीज समझो, 20 सेकंड तुम्हारा भाई क्वेश्चन रीडिंग के लिए चला जाएगा और 1 मिनट 18 सेकंड ही तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है। ये अगर तुम जो है 110 क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है एम कर रहे हो, तो ऐसे में क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जब टाइम कम है तो भाई प्रैक्टिस भी वैसे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। इररिस्पेक्टिव कितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, अभी भी तुम्हें अगर सबसे जो है रैपिड इंप्रूवमेंट दिखाना है तो मॉक टेस्ट ही तुम्हारे लिए यहाँ पे बेस्ट सोर्स हो सकता है। बार बार पढ़ने से नहीं होगा, चीजों को हमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा कहाँ पे चीजें गलत हो रही है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बेस्ट है। और प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में देने की कोशिश करो। अभी जब स्लॉट बुकिंग में जो भी स्लॉट बुक करोगे तो उस हिसाब से उसी टाइम पे जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो और अच्छे से एनालाइज करो कहाँ पे गलती हो रही है। यही तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी जिसके थ्रू तुम अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। और फाइनल चीज जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल है वो है स्पीड सॉल्विंग। तुम्हें यहाँ पे अपनी स्पीड को लगातार बूस्ट देना पड़ेगा, तभी जाके तुम सोच रहे हो अगर 100 या फिर 110 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए स्पीड ही सबसे बड़ा जो है मेन फैक्टर रहेगा। सो टू एक्वायर स्पीड सॉल्विंग स्किल्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और लास्ट दिनों में भी इसको हम बेटर कर सकते हैं। ये नहीं कहूंगा मैं कि परफेक्ट ही हो जाओगे कि हाँ एकदम मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करके आ रहे, लेकिन अभी जो स्पीड स्टैंड कर रहे हो उससे डेफिनेटली बेटर कर सकते हो। सबसे पहली चीज, हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस इन लेस टाइम। ये जो है मॉक टेस्ट देते हुए ही होगा। क्वेश्चंस देखा, फटाफट इंफॉर्मेशन को तुमने जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करी कि एक्चुअल में किस चैप्टर का है, क्या फॉर्मूला लगेगा। ये बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस बहुत जल्दी चलनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट में यही कोशिश करो। ये नहीं आराम से सोच रहे अच्छा ये शायद इक्विलिब्रियम का होगा, ये ऐसा होगा। अरे नहीं भैया, देखा क्वेश्चन और क्विकली जो है तुम्हें चीजें यहाँ पे दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज, डू एज मच कैलकुलेशंस पॉसिबल इन योर माइंड। छोटी छोटी चीजों के लिए लाइक 12 into 8 का मल्टीप्लीकेशन अगर तुम जो है यहाँ पे प्रॉपर 8 2 जो है अपना 16 8 1 8 96 ऐसे कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। हमें जो है यार ये सिंपल कैलकुलेशंस तो दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। जहां पे भी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो जरूर से यहाँ पे लेने की कोशिश करो। और अगर तुम्हारे ऑप्शंस दूर दूर है तो ऐसे में तो अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें सीखना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से बहुत टाइम सेव हो सकता है। हमें पूरा कैलकुलेशन लंबा सा नहीं करना पड़ेगा। और जहां भी पॉसिबल रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफ, ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करो। या प्रॉपर तुम्हारे लिए तुम्हें शॉर्ट ट्रिक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ना, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जाके चेक करो, समझ आएगा क्वेश्चंस को और क्विकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है।
एंड LR इन इंग्लिश, जो कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। एफर्ट्स डालो, यहाँ पे आधा घंटा तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 1 घंटे तक भाई क्वेश्चन से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्पीड इतनी बढ़ा दो कि ये सेक्शन तुम्हारा सबसे जल्दी कंप्लीट हो और इसमें तुम्हारे मैक्सिमम नंबर आए, तब तुम्हारा बिटसेट में सिलेक्शन पक्का ही है। और इंग्लिश के लिए कम से कम 1 से 2 आर्टिकल रोज पढ़ने की यहाँ पे आदत डालो, इससे तुम्हारी स्पीड और वोकैबुलरी काफी हद तक इंप्रूव होगी। ग्रामर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक आता है, ऐसा नहीं है कि चीजें जो है तुम्हारे लिए टफ पड़ेगी। जो टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को वो वोकैब ही होता है कि जनरली मतलब नहीं पता रहते हमें वर्ड्स के, तो वो जितना है थोड़ा सा लक बेस भी हो जाता है कि अगर पता रहेगा पहले से तो हो जाता है, नहीं पता है तो ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, जो भी कर सकते हो अटेम्प्ट उतना कर दो, तो आराम से जो है इस सेक्शन में तुम एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। बस अपने ऊपर जो है तुम्हें यहाँ पे बिलीव रखना पड़ेगा। बाकी एक चीज मैं सभी से चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो कौन सी 3 ऐसी गलतियां तुम्हें लगी थी जिसने तुम्हें जो है यहाँ पे बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाने से जो है रोक दिया था, और क्या तुमने जो है उन पे यहाँ पे वर्क किया, तुमने उनको सुधारने की कोशिश की, ये चीज लिखो। और नहीं सुधारा था तो 10 दिन है, सुधार लो उनको और एक बढ़िया स्कोर जो है तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है, और बस यही कहूंगा किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, भाई तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार गया था, नहीं ला सकता है, तुम्हें भाई करके दिखाना है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा स्क्रीन पे, अपने आप खुशी होगी। और एक बार ये चीज इमेजिन करो, तुम दौड़ते हुए एग्जाम सेंटर से भाई भागते हुए जा रहे हो कि भाई जल्दी से गेट तक पहुंचू, अपने पेरेंट्स से गले मिलूं और उन्हें बताऊं कि मेरा ये स्कोर आया और मेरी ये ब्रांच पक्की है लगभग, तो भाई ये जो खुशी रहेंगी ना उनके चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे पे, वो एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो ये चीज तुम्हें भी भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है, आखिरी में पूरे एफर्ट्स डाल दो और डेफिनेटली इस चीज को जो है एक्सपीरियंस करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।